हवाले से है थोड़ा सा और मैं अगर आपको बताऊं कि इन्फ्रिंजमेंट के केस में जो हमारे पास जो रेमेडीज हैं मेनली वो इंजंक्शन और डैमेजेस हैं। सिविल की तरफ बात करेंगे है ये दो रेमेडीज मेनली इंजंक्शन और डैमेजेस। टेम्परेरी इंजंक्शन आप परमानेंट में जाते हैं, आप डैमेजेस है उसमें कुछ दूसरा के डैमेजेस होते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन बाद में क्रिमिनल आप रेमेडीज भी अवेल कर सकते हैं, मसलन इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और हो रही है। मतलब खासतौर पर कॉपीराइट के अंदर, कॉपीराइट की इंफ्रिंजमेंट के अंदर आप फौज पे एफआईआर को पुलिस को इन्वॉल्व करके आप रेड करवा के इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं, हो सकती है अगर वो रजिस्टर्ड है, खासतौर पर कॉपीराइट रजिस्टर्ड है। अच्छा, वो दूसरी बात ये है कि इसमें 2-3 और चीजें भी हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ। एक है प्रोविजनल मेजर्स। हमारे लॉ में, ट्रेडमार्क लॉ में प्रोविजनल मेजर्स भी हैं जी। अगर मैं एविडेंस कलेक्ट करवाना चाहता हूँ तो मैं कोर्ट को कहता हूँ कि ये रेड करने की हमें इजाजत दी जाए कि जी हम रेड करके एविडेंस कलेक्ट करें, और वो उसको हम कहते हैं प्रोविजनल मेजर। लेकिन वो कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ आप रेड पे वो कलेक्ट करवा सकते हैं एविडेंस, उनकी मशीनरी जिसके थ्रू वो आपके मसलन जो काउंटरफीट पैकेजिंग छाप रहे हैं या गुड्स बना रहे हैं, फेक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस तरीके से। फिर उसके अलावा एक है बॉर्डर मेजर्स। बॉर्डर मेजर भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मेरा ट्रेडमार्क जैसे आपको आजकल हम इम्पोर्ट क्रॉप आ रही है चाइना वगैरह से, अगर वहां से कोई लोग क्या करते हैं कि वो आप जाए चाइना, उनको कहेंगे हमने ये ब्रांड अपने प्रोडक्ट पे लगवाना है, जो मर्जी कहें दुनिया का ब्रांड वो लगा के भेज देंगे आपके पास। तो ऐसी सिचुएशन में हम कस्टम्स वालों को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आप जो ये हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, अगर इस ट्रेडमार्क के प्रोडक्ट जो आए तो उसको आप इसको अपने पास रोक लें, उसको क्लियर ना करें, और अब पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं कि काउंटरफीट प्रोडक्ट्स हैं। अगर ओरिजिनल होंगी तो हम आपको बताएंगे, फिर आप इसको रिलीज करें, वरना हम इसके खिलाफ जो कोर्ट में केस है वो करेंगे और फिर आप उसको स्टैंडिंग एप्लीकेशन होती है कि जब कोई कंसाइनमेंट आ रही हो तो आपको आइडेंटिफाई कंसाइनमेंट के अगेंस्ट करना पड़ता है। आप स्टैंडिंग एप्लीकेशन दे सकते हैं, और बल्कि अब तो कस्टम्स अथॉरिटीज को भी इन्होंने आईपीओ का जो डाटाबेस है ना उसकी किसी हद तक कुछ मतलब उनके साथ भी एक्सेस दे दी है, ताकि अगर वो उनको शक पड़े कोई भी शादी को ऐसी पायरेटेड प्रोडक्ट्स हैं या काउंटरफीट प्रोडक्ट्स हैं ऐसी चीजें, तो वो सूरत में चेक भी करवा सकते हैं खुद से भी, और अगर एप्लीकेशन हो तो उससे भी चेक कर सकते हैं। स्टैंडिंग देती जाती है एप्लीकेशन नॉर्मली, लेकिन अगर आपको यकीन है कि कोई कंसाइनमेंट आ रही है तो आप उसको परसू भी करवा सकते हैं। ये सर इसमें कुछ थी, बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपका, और मैं थोड़ा सा इसमें अगर एक हाँ इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन की बाद में बात करेंगे कभी, थोड़ा सा आपसे मैं चले स्टैटिस्टिक देखना चाहते हैं। क्या कोई क्वेश्चन आपका है इसमें तो हम उस पर बात कर लेते हैं। दोनों रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो उसमें आप ये मतलब आपका भी रजिस्टर्ड पासिंग ऑफ बेसिकली टॉट लॉ के अंदर, ठीक है ना, तो आप पासिंग ऑफ का एक फाइल करते हैं कि हमारे पासिंग ऑफ हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, उसकी ये उसमें 3 रिक्वायरमेंट्स होंगी, आप मुझे शो करते हैं, आपने जो बेसिकली प्रूव करने के लिए एक है कि आपके ट्रेडमार्क की कुछ ना कुछ रिकग्निशन, आपके ट्रेडमार्क आपके रिकग्निशन को लॉस हो रहा है, और लॉस ऐसा है कि अगर उसको रुका ना गया तो मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी बात ये आपने जो प्रूफ भी देना है कि आपने जो लॉस क्या ये दुरुस्त है कि आप एक्चुअली जो अगर नजर आते हैं और हमें लगता है कि ये 2 नंबर है मुकम्मल तौर के ऊपर, तो वकील साहिबान एक्चुअली एक फॉरेन कंपनी को बीच में लिख के कह सकते हैं कि बीच में आपका यहाँ पे वायलेशन हो रही है, आप उसको रुकवाना चाहेंगे? जी बहुत कहते हैं, बहुत कहते हैं यार, जिस कंपनी का नुमाइंदा मौजूद है उसके बारे में बात नहीं करनी। मैं इसीलिए आपको पूछना चाह रहा था, बिकॉज ये प्रैक्टिस लगती है यहाँ पे है। बल्कि मैं आपको अगर से थोड़ा सा आगे जाके भी बताऊं तो अब ये ना मत पूछिएगा कि कौन सा चैम्बर करता है, लेकिन कि उन्होंने 2 नामों से कंपनीज बनाई हुई हैं, और वो दोनों तरह से प्लेंटिफ की तरफ से एक कंपनी है, डिफेंडेंट की तरफ दूसरी है, दोनों हाथों से दिस इज द वे थिंग्स आर जी। अब ज़रा वकालत में भी आप कहते हैं एथिक्स जो हैं, मुझे नहीं पता अब ये सब सर बैठे हुए ये आपको ज़रा बताएंगे कि क्या है, ज़रा कम हो गई है। जैसे पूरे माशरे में सोसाइटी आपकी पूरी जो है उसमें एक वो जो डिके है वही आपकी ज़रा वकालत में। अच्छा सर, ये ट्रेडमार्क से ये टेरिटोरियल रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई वेल नोन ब्रांड है लेकिन सर लाहौर में है, लाहौर से बाहर नहीं है, तो क्या उसका नाम का कोई और
नाम उसका इस्लामाबाद में कैपिटल में या कराची ये आपने मुझे लगता है वो ये बुंदू खान का ये तबाक वाला का केस पढ़ लिया। नहीं जी नहीं, ये नहीं हो सकता। इसकी वजह है, वजह ये है कि हमारा जो लॉ है फेडरल लॉ है, मतलब ज़ाहिर है प्रोविंशियल नहीं है, तो इसलिए ये पूरे पाकिस्तान के लिए राइट मिलते हैं आपको। तो अगर मैंने रजिस्टर्ड करवा लिया तो राइट्स तो मेरे पास पूरे पाकिस्तान के लिए हैं। ये प्रॉब्लम आती है जब ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होते। मसलन जैसे तबाक है, तबाक वालों का केस है बड़ा मशहूर और ये सुप्रीम कोर्ट तक गया था, तो इसलिए वो अच्छा केस है पढ़ने के लिए इसमें। यूनिक वाला केस है जी जी हाँ जी सर, उसके अंदर भी तो वो उन्होंने प्रायर ही उसकी बात की थी कि जी मैं यूनिक स्कूल 86 से यूज़ कर रहा हूँ, इन्होंने यूनिक स्कूल सिस्टम कर दी, उसके ऊपर वो डिस्क्लेमर के ऊपर वो उन्होंने वो यूनिक स्कूल सिस्टम की आया है जी। डिस्क्लेमर के ऊपर ये डिस्कशन डिस्क्लेमर पे हुई है, लेकिन हम ये बात करें तबाक का या बुंदू खान का केस, थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये था कि अब तबाक वाले खोल, इवन राहत बेकरी वाला भी है केस, ये तीनों ये यहाँ पे लाहौर में बड़ा मशहूर हो गया जी तबाक। अभी किसी ने बात भी की थी कि जी लाहौर में मशहूर है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। तो वो उन्होंने तबाक वालों ने या बुंदू खान कराची, बुंदू खान लाहौर का केस था, तबाक पिंडी, तबाक लाहौर का केस है। तो वो उन्होंने फिर बाद में ये कहा जी इसका हल ये है कि दोनों यूज़ कर रहे हैं बड़े अरसे से, क्या करें आप दोनों को, किसी को रोकना भी मुनासिब नहीं है, बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है दोनों की। उनका ये चलिए ठीक है, तबाक लाहौर वाला जो है बुंदू खान लाहौर वाला बुंदू खान लाहौर में काम करेगा या इतने एरिया में काम करेगा, कराची वाला इतने एरिया में काम करेगा। ट्रेडमार्क ऑफिस ने खुद से उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो डिफाइन कर दी, ये ट्रेडमार्क ऑफिस कर सकती है। लिमिट कर दिया ना, पिंडी वाला नहीं उड़ाते, लेकिन आपने यूज करना तो आप इसके लिए कोई लाइसेंस फी वगैरह जो किया वो भी कह सकते हैं ट्रेडमार्क ऑफिस, लेकिन ये तो वही था ना कि जहाँ पे रजिस्ट्रेशन थी नहीं किसी के पास, इसीलिए तो केस है। वरना रजिस्ट्रेशन हो तो फिर तो सीधा सीधा केस हो जाता है ना, फिर वो मुश्किल नहीं रहता। ये तो वही बात है कि जब रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो जब मतलब आप सारी बैठे हुए इसी फील्ड से, आपको पता है कि जब आप किसी को कहते हैं ना यार ट्रेडमार्क करवा लो, तो वो कहते हैं यार जो वकील साहब अपने पैसे बनाने वास्ते कह रहे हैं तो फ़ायदा किया था इसको जी, पाकिस्तान में तो ये लॉ यूज़ ही नहीं होता, पाकिस्तान में तो इन्फोर्स ही नहीं होता। फिर जब बाद में इस तरह के मसाइल आते हैं फिर वो भागते फिरते हैं। ये इसमें ये जो है दारे रकम का केस है, बड़ा मशहूर केस है, लड़ाई झगड़ा कर करके इनके सारे पार्टनर कर करके लड़ाई झगड़ा, आखिर में फिर क्या होता है जी, कॉम्प्रोमाइज़ ही होते हैं फिर ज़ाहिर है इन मामला में। तो ये ऐसा ही है जी। इसीलिए जो हमने कहा था कि ट्रेडमार्क आपको यूज़ करने के लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको अल्लाह का वास्ता है अपने क्लाइंट्स को कहें यार इसको रजिस्टर्ड करवाओ, वरना बड़े इश्यूज आते हैं बाद में। तो रजिस्ट्रेशन ठीक है कि मस्ट नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड ज़रूर है। लेकिन पेटेंट में और डिज़ाइन में तो मस्ट है, उसके बगैर आपका राइट ही कोई नहीं है। वो जब हम करेंगे फिर उसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। जी देखिए पूरी दुनिया की रजिस्ट्रेशन तो ऐसी कोई चीज़ अभी तक अवेलेबल ही नहीं है जी, ठीक है ना, और आइंदा आने वाले दिनों में होगी भी नहीं, मैं आपको बताऊं। क्योंकि हर मुल्क जो है, क्योंकि देखिए ना लॉज जो हैं, लॉ कौन बनाता है, हर मुल्क की अपनी पार्लियामेंट या जो एक लेजिस्लेचर है वो, तो वो कहते हैं कि जी हम सॉवरन अदारा हैं, हम जो मर्जी लॉ बनाएं, हु आर यू टू पोक योर नोज के जी, हमें कहने वाले कि ये लॉ बनाओ ये ना बनाओ, और अमेरिका के रजिस्टर्ड पाकिस्तान में करते हैं, हम नहीं करते, ठीक है ना। तो लेकिन इसके लिए एक चीज़ थी जो, हाँ जी वाइपो की, इसमें जी एक एग्रीमेंट है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मैड्रिड एग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दैट प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट, तो हम वो यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन उसके बहुत सारे मेंबर हैं, 100 के करीब। तो अगर हम किसी ऐसे मेंबर कंट्री में रहते हैं या एप्लीकेंट किसी ऐसे मेंबर कंट्री का है जो उसका मेंबर है, तो फिर आप उनकी बेस पे एक ही एप्लीकेशन से उन तमाम मेंबर कंट्रीज़ में जो 100 हैं या 95 हैं या 98 हैं, उन सब में आप उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। वाइपो ये करता है कि पहले रजिस्टर कर लेगा, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर लेगा, और फिर उसके बाद हर मुल्क वालों को कह देगा जी हमने आपके भी आप पे रजिस्ट्रेशन कर ली है। अगर आप इसको मुनासिब नहीं समझते तो हमें विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, जो 6 मंथ्स का मेरा इस्तीफे टाइम है, तो उसमें अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप हमें कर दें, हम आपके भी आप पे इसको कैंसिल कर देंगे। लेकिन एक दफ़ा रजिस्टर हो जाता है उन सारे मुल्कों में एक एप्लीकेशन से। लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन हर मुल्क का अपना अलग ही होता है कि हमने इसको राइट्स देने हैं या नहीं देने। और मुझे इत्तेफाक हुआ है जी वाइपो के ये जो इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन के इदारे हैं, वहाँ पे अपनी इंटर्नशिप करने का भी, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया इसका भी ज़्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसके मेंबर नहीं हैं।
थैंक यू वेरी मच, आपका टाइम का भी जी। उनको आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए सर। लाहौर बार एसोसिएशन तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती है। आपने इतनी कीमती नॉलेज हमें अपना इतना वक्त दिया और इतना आउटस्टैंडिंग, वैसे हमने हमारे 15वां ये लेक्चर है और मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करूँगा, किसी ने इतनी मेहनत से और इतनी यूज़फुल एक्चुअली स्लाइड्स नहीं दी और इतनी ज़्यादा तादाद में, और जो लेक्चर की डेप्थ इंसाइट वगैरह उसके लिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने अपना कीमती वक्त दिया सर, इट वाज एन ऑनर फॉर अस। और लाहौर बार अगर किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट दे सकती है वो ये दे सकती है कि हम सारे यहाँ पे प्रोफेशनल्स बैठे हैं कि 2 घंटे के लिए बैठ के रोज़े के अंदर बैठ के और यहाँ पे आपको बैठ के बीच में डिटेल सुने, तो वी कंसिडर यू एन अथॉरिटी एंड थैंक यू वेरी मच सर। जी शुक्रिया जी आपका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।